नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन मोड में पहली बार 2023-24 के सेशन में यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में और इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन-कौन से टीचिंग कोर्सेज़ इस एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आप एडमिशन ले पाएँगे और एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म है वो आपको किस तरीके से भरना है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि आप इस टेस्ट के बारे में सारी बातें एक-एक करके अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें यहाँ पर हेल्प सेंटर बनाए गए हैं अलग-अलग राज्यों में, जहाँ पर जाकर आप इस एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म के बारे में और इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सारी जानकारी इन हेल्प सेंटर पर जाकर ले सकते हैं, जो कि 100% ऑथेंटिक रहेगी जानकारी। आपको किसी से भी ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, ये आपकी सभी कैंडिडेट जो इस एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए ये हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 जून को नोटिस आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू एंश्योर मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू आउट इंडिया एंड टू फैसिलिटेट देम, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ओपन एनसीईटी 2023 एग्जामिनेशन हेल्प सेंटर। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। ये हेल्प सेंटर पर जाकर आप अपना फॉर्म किस तरीके से भरना है वो सारी जानकारी भी ले सकते हैं। ये कौन सा कोर्स है, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, ये सारी जानकारी भी आप इन हेल्प सेंटर पर जाकर ले सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में भी मैं आपको यही सारी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इन इन हेल्प सेंटर पर जाकर अपनी जानकारी यहाँ पर अच्छे से ले सकते हैं। दोस्तों, अलग-अलग सिटी में, अलग-अलग स्कूल्स में और जगह पर यहाँ पर हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटर का नाम लिखा है, सेंटर का एड्रेस लिखा है और कौन-सी सिटी में है, वो सारी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में कोई भी हेल्प सेंटर नहीं बनाया गया है, तो दिल्ली वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर सबसे जो नियरेस्ट हेल्प सेंटर रहेगा, वो सीरियल नंबर 18 पर रहेगा, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो दिल्ली के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो इस हेल्प सेंटर पर जाकर अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करने के तरीके और सारी जानकारी जो भी उनके डाउट्स हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी अलग से हेल्प सेंटर नहीं बनाया गया है। जो भी हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, कौन-सी सिटी में है, कहाँ पर है, उसकी सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का जो लिंक है, आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट हेल्प सेंटर की जाँच यहाँ पर देख सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, बात है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है और किस लिए, कौन से कोर्स के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट खोला गया है। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार यहाँ पर अब जो टीचिंग के कोर्स रहेंगे, यानी टीचर एजुकेटर बनने के जो कोर्स रहेंगे, उनमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। उसी बदलाव के तहत यहाँ पर एक 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्स बनाया गया है, जो कि लेवल वाइज़ बँटा होगा, जिसमें प्री प्राइमरी, प्रिपरेटरी, मिडल और सीनियर सेकेंडरी की स्टेजेस में आपको टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसी के लिए ये एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट इस बार यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिया जा रहा है। डेट्स की अगर बात करें कि कौन सी डेट्स पर क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं, 26 जून से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 19 जुलाई है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 19 जुलाई है और अगर आपको कोई करेक्शन करनी होगी फॉर्म में, उसके लिए 20 और 21 जुलाई को फॉर्म करेक्शन के लिए ओपन होंगे। और एग्ज़ामिनेशन की जो सिटी की अनाउंसमेंट है, कौन सी सिटी में एग्ज़ामिनेशन होगा, 26 जुलाई को लिस्ट निकाली जाएगी। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 3 दिन पहले जारी कर दिए जाएँगे। एग्ज़ाम किस दिन होगा, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, वो बाद में अनाउंस की जाएगी। आपके आंसर की डेट्स भी अनाउंस नहीं की गई है और रिज़ल्ट किस दिन डिक्लेयर होगा, उसकी डेट्स भी अभी अनाउंस नहीं की गई है, बाद में की जाएगी। बात करें अगर एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ₹1200 फ़ीस रहेगी। ओबीसी, एनसीएल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 फीस रखी है। एससी, एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए ₹650 की फीस यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से जो फॉर्म फिल करने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट स्टार करके मेंशन की गई है लाइन। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट।
ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो उनके लिए हमेशा से एक कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा ओबीसी चलेगा, कौन सा ओबीसी नहीं चलेगा। यहाँ पर बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वहाँ पर जो ओबीसी की लिस्ट है, ओनली द कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द लिस्ट में मेंशन ओबीसी इन द कैटेगरी कॉलम। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के अनुसार जो भी कैटेगरी ओबीसी की उन्होंने मानी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर आपका सर्टिफिकेट या आपकी जो कास्ट है ओबीसी में वो उस लिस्ट के अनुसार है, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भरते समय ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात बोली गई है, स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल, यानी ओबीसी एनसीएल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, ऐसे स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पर उस लिस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते जिनका नाम, जिनकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी एनसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लिस्ट में नहीं है। तो वो सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और यहाँ पर मीडियम जो रहेगा पेपर का 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर मिलेगा आपको, जिसमें असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में आपको पेपर देखने को मिलेगा। लैंग्वेज की अगर बात करें, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सब्जेक्ट, यानी 12वीं क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे इस एंट्रेंस टेस्ट के। सिलेबस जो रहेगा जनरल टेस्ट के लिए, यहाँ पर जनरल नॉलेज रहेगी, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। दोस्तों हर सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सारी पीडीएफ के लिंक जो हैं आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ, सिलेबस की पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे और उस सिलेबस के अनुसार इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर पाएंगे। बात करते हैं फॉर्म भरने की अगर, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है और फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीज़ें फॉर्म भरने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, सारी बातें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बोला गया है फीस कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन, तो जब भी आप फीस भरेंगे, जो भी मैंने फीस बताई है, केवल ऑनलाइन मोड में आपको फीस भरनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो आपको आगे मैं बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म में लगानी है, फोटोग्राफ्स कितने केबी की, वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो यहाँ पर एनटीए ने यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। कोई भी क्वेरी क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस दिए गए ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। तो अगर बात करें नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ एनसीटीई, यानी जो टीचर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी है, जिसे हम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई कहते हैं, उन्होंने एक नया कोड डिजाइन किया है जो कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो भी नियम है, नीतियां बनाई गई हैं, उसके आधार पर यहाँ पर लिया जा रहा है ऑनलाइन मोड में। जो भी कैंडिडेट इस कोर्स को करना चाहते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया गया है, ये पास करना मैंडेटरी रहेगा। इसके बिना आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते। ये जो कोर्स रहने वाला है, द 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड विल बी अ डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर डिग्री। तो डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर डिग्री ये रहने वाली है इन एजुकेशन एज वेल एज स्पेशलाइज सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे इस कोर्स में, सच एज लैंग्वेज, हिस्ट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बियॉन्ड द टीचिंग ऑफ कटिंग एज pedagogy, the teacher education will include a grounding in sociology, history, science, psychology, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि यहाँ पर एनईपी 2020 में बोली गई है। बात करते हैं कि एजुकेशनल इन मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट, यहाँ पर बात की गई है 4 साल का एक कोर्स रहेगा, जो कि आप कक्षा 12वीं के बाद इसमें एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पर मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2030, ये एनसीटी जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पर जो पैटर्न रहने वाला है, जैसे कि आपको पता है 5+3+3+4 का यहाँ पर एजुकेशन डिजाइन एनईपी ने बनाया था। और इस कोर्स में दोस्तों 4 स्टेजेस आपको मिलेंगी, और ये आपकी मर्जी रहेगी कि आप कौन सी स्टेज में कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। फाउंडेशनल स्टेज रहेगी, जो कि प्री स्कूल से ग्रेड 2 तक रहेगी, यानी प्रिपरेटरी स्टेज रहेगी।
फाउंडेशन स्टेज रहेगी। दूसरी रहेगी प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 के लिए रहेगी, यानी आप क्लास 3 से 5 के टीचर बनेंगे। तीसरी जो स्टेज रहेगी मिडल स्टेज रहेगी, कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए। और सेकेंडरी स्टेज रहेगी आपकी 4 साल की, जो कि 9वीं से 12वीं के टीचर बनने के लिए रहेगी। एंट्रेंस टेस्ट दोस्तों एक ही रहेगा, उसके अंदर आपको अपने हिसाब से कौन सी स्टेज में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, वो आपको एंट्रेंस टेस्ट के टाइम पर ही या एडमिशन के टाइम पर ही सोच समझकर भरनी पड़ेगी। तो ये 4 स्टेजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बनाई है। इसी के अंदर आपकी ग्रेजुएशन और जो भी बीएड या टीचिंग प्रोग्राम है वो इंक्लूड हो जाएगा, और 4 साल में आपका ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरिट लिस्ट जो इस टेस्ट की बनेगी विल बी प्रिपेयर्ड बाय द अफोर्सेड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। दे में कंडक्ट देयर इंडिविजुअल काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो बनाई जाएगी वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी द्वारा अपने यहाँ भी बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरते समय आपको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी को भी फिल करना है। मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है और वही यूनिवर्सिटी अलग 500 लोगों ने भी सिलेक्ट करी है और सीटें उनके पास केवल 50 हैं, तो वो यूनिवर्सिटी अपनी अलग से मेरिट बना सकती है, जिसमें ऊपर के 50 कैंडिडेट्स को वो अपने पास काउंसलिंग के लिए बुला सकती है और एडमिशन दे सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन सकती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल एक मेरिट लिस्ट बना दी जाए एनसीटीई द्वारा या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। तो जो भी चीज़ें होंगी ये आपको बाद में पता लगेगी। ऑनलाइन मोड में टेस्ट रहेगा दोस्तों। लैंग्वेज में आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी लैंग्वेज रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस की। एग्जामिनेशन सेंटर में कौन कौन सी लैंग्वेज आपको मिलेगी। इंग्लिश जो लैंग्वेज रहेगी वो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, यानी भारत के जितने भी एग्जाम सेंटर रहेंगे उसमें आपको इंग्लिश में पेपर देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, यानी भारत के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे इंग्लिश और हिंदी में वो पेपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जो अलग अलग राज्यों के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, वो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम चूज करेंगे, यहाँ पर आपको इंग्लिश तो पूरे भारत में मिलेगी। इसके अलावा जो अलग राज्य हैं उनके पास ऑप्शन रहेगा अपनी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, क्वेश्चन पेपर मीडियम। यहाँ पर दोस्तों ये जो लैंग्वेज है ये केवल क्वेश्चन पेपर मीडियम की बात की जा रही है, ये सिलेबस में जो लैंग्वेज आनी है उसकी बात नहीं की जा रही। क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आप किस लैंग्वेज में पढ़ पाएंगे, ये उस लैंग्वेज के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे तीसरे नंबर पर है हिंदी और असम। तो हिंदी और असम में अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो ये आपको असम में जितने भी एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं वहां पर आपको ये लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, या ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से बाकी राज्यों में जो भी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर मीडियम की, वो यहाँ पर मेंशन की गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड इट कैन नॉट बी चेंज एट अ लेटर स्टेज। यानी क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप क्या चाहते हैं ये आपको जब आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन फॉर्म, तभी आपको चूज करना पड़ेगा। और एक बार आप जो भी लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर की मीडियम की सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझकर आपको लैंग्वेज चूज करनी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी आती है, जिससे आप पेपर में वो क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएँ, वो लैंग्वेज अच्छे से समझ पाएँ। मान लीजिए आपको हिंदी आती है और गलती से आपने यहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज चूज कर ली एग्जामिनेशन पेपर के लिए, तो वो जो आपके क्वेश्चन नजर आएंगे वो कन्नड़ लैंग्वेज में नजर आएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे, और उसके बाद आप उस लैंग्वेज को स्विच नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझकर आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो आपको चूज करनी पड़ेगी। प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्टनेस ऑफ क्वेश्चन इन ऑल द क्वेश्चन पेपर द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। मान लीजिए जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर जो होता है हमेशा 2 लैंग्वेजेस में आता है, हिंदी और इंग्लिश में आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये नेशनल लेवल का टेस्ट है, यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के ऑप्शन, रीजनल भाषाओं के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 लैंग्वेज चूज करी मीडियम की, जिसमें एक इंग्लिश है एक बंगाली है, और आपको बंगाली पढ़नी आती है, आपने क्वेश्चन पेपर में बंगाली चूज करी थी, तो बंगाली लैंग्वेज में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि अगर बंगाली लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन में कोई अंतर पाया जाता है तो इंग्लिश वर्जन जो रहेगा उस क्वेश्चन का वही फाइनल करेक्ट माना जाएगा और बंगाली वर्जन को वहां पर इग्नोर किया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते समय आपको इंग्लिश वर्जन को फाइनल मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में। यहाँ पर दोस्तों सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इस तरीके से सेक्शन बटे हुए हैं। टोटल क्वेश्चन 160 आपके मिलेंगे, जिसमें लैंग्वेज 1 रहेगी 20 क्वेश्चन यहाँ पर टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 1,
33 लैंग्वेज। तो 33 लैंग्वेज आपको मिलेंगी। 33 में से यहाँ पर कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी लैंग्वेज 1 के तौर पर, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा है। और यहाँ पर दूसरी चूज करनी पड़ेगी सेक्शन 1 में लैंग्वेज 2, जिसके आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपको टोटल 33 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करनी है और दूसरी लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करनी होगी। 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज 1 के आएंगे, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 के आएंगे। तो कोई भी दो लैंग्वेज 33 लैंग्वेजेस में से आप चूज करेंगे जो आपको अच्छे से आती होंगी और पेपर में आप उसके क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन हो जाते हैं सेक्शन 1 में, जो कि 40 के 40 क्वेश्चन करने कंपलसरी रहेंगे। अब सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर बात करें, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की यहाँ पर बातें बता रहा हूँ। सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में टोटल 26 डोमेन रहेंगे और एक कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन। दोस्तों ये वाले जो डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, ये जब आप फॉर्म भरते समय चूज करेंगे, इनको भरते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इन सब्जेक्ट को चूज करते समय आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी ध्यान रखना है जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी में भी ये वाले सब्जेक्ट होने चाहिए जो सब्जेक्ट आप एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट, यानी 26 डोमेन रहेंगे और उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको वहां पर चूज करने पड़ेंगे एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी, यानी जिस यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट एप्लीकेबल होगा और या फिर किसी इंस्टीट्यूट में वो एप्लीकेबल होगा, तो वो भी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी ताकि आप सही लैंग्वेज चूज कर पाएं और सही सब्जेक्ट चूज कर पाएं। तो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर टू बी चूजन, यानी 26 में से तीन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं और हर सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन यानी 25 या 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, डोमेन सब्जेक्ट पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 में लिखा है, सब्जेक्ट 1, 2 और 3 25 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 26 डोमेन रहेंगे जिसमें से 3 आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सेक्शन 3 की अगर बात करें, ये मैंडेटरी पार्ट है। जनरल टेस्ट रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जो कि कंपलसरी है सभी के लिए। सेक्शन 4 में दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे और ये भी सभी को करने कंपलसरी होंगे। टोटल अगर पेपर की बात करें, टोटल पेपर में आपको 160 क्वेश्चन मिलेंगे और 160 क्वेश्चन आपको वहां पर करने पड़ेंगे। जो आपका पेपर होएगा अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट में रहेगा, डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल करा है और कितने यहाँ पर दिनों की आवश्यकता पड़ेगी इस टेस्ट को पूरा करवाने के लिए। ये सारी चीज़ें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बाद में निर्धारित की जाएंगी। कुछ इस तरीके का सिलेबस है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं 33 लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई और उनके कोड भी यहाँ पर लिखे गए हैं। द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जनरल टेस्ट, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सेक्शन 1 में 33 लैंग्वेज हैं, 33 लैंग्वेज के कोड यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर्म भरते समय आप इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे सेक्शन 1 में, जिनको आप पेपर में अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पर आप सबके कोड दे सकते हैं। सेक्शन 2 में 26 डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, जिनमें से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, इनका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा, वो भी आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में अंदर में क्या क्या आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा और साथ साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस की पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप वहां से जाकर वो पीडीएफ डाउनलोड करके सिलेबस देख सकते हैं। मान लीजिए आपने एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट चूज करना है, तो ईवीएस में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी उसका जो डिटेल सिलेबस है उसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको दोस्तों ये फॉर्म भरते समय कोड नजर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के आगे, वो ध्यान रखना है। वो कोड आपको फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 3 जो टीचिंग एप्टीट्यूड है 327 नंबर उसका कोड है और 4 में 501 कोड है जनरल टेस्ट। 180 मिनट दोस्तों, आपको 160 क्वेश्चन मिलेंगे जिनको करने के लिए 180 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा। एक दिन में दोस्तों पेपर की 2 शिफ्ट यहाँ पर रहेंगी। जिस तरीके से सीटेट का पेपर लिया जाता है अलग अलग शिफ्ट में 2 शिफ्ट में, इसी तरीके से ये वाला पेपर ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। यहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज रहेंगे उनको 20 मिनट प्रत्येक घंटे पर मिलेंगे, यानी यहाँ पर
180 मिनट का पेपर है तो उनको टोटल करके 60, 1 घंटे के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो टोटल 1 घंटा उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा पेपर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। द कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपियरिंग इन 2023 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपियर इन एनसीईटी, यानी जो कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं या अपियरिंग है, तो वो सभी साथी चाहे उनकी एज कितनी भी हो गई है वो इस एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ पर अपियर कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। हाउएवर, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेज टू विच दे आर डिजायर टू टेकिंग एडमिशन। तो यहाँ पर दो बातें इन्होंने बोल दी हैं दोस्तों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कहा जा रहा है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर चाहे उसकी एज कितनी भी हो वो इस एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भर सकता है अगर उसने कक्षा 12वीं पास कर ली है या फिर वो अपियरिंग में है। हाउएवर करके यहाँ पर बात बोल दी है कि अगर मान लीजिए आप ये एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं और किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज ने अगर कोई एज लिमिट रख रखी है तो आपको वो एज लिमिट यानी उस पर्टिकुलर कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर आपको दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि एज लिमिट नहीं है और किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पर एज लिमिट उन्होंने रख रखी है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि पूरे भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ या फिर आईआईटी, एनआईटीज़ और कॉलेजेस इस एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी इस एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा वहाँ पर एडमिशन आपको मिलेगा। 4 रीजन है यहाँ पर, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न रीजन। तो टोटल यहाँ पर 16, 8, 7, 11, 42 यहाँ पर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हैं। उनमें अगर यूनिट की बात करें, यूनिट मतलब बैचेस की बात करें, तो एक यूनिट में 50 कैंडिडेट की इनटेक रहेगी और टोटल 36 यूनिट रहेगी। तो यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में आपको टोटल 1800 कैंडिडेट्स का एडमिशन हो पाएगा। इसी तरीके से अलग अलग रीजन में यहाँ पर कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर बताई गई है, इनटेक्स की संख्या बता दी गई है। स्टेज वाइज डिटेल यहाँ पर देखें तो फाउंडेशनल में 1 है, प्रिपरेटरी में 7, मिडल में 3, सेकेंडरी में 63। इसके अलावा अगर रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा या जो भी रहेगा वो जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज रहेगा वहाँ पर जो एप्लीकेबल रहेगा वही मान्य होगा। ओवरऑल यहाँ पर कंबाइंड मान्य यहाँ पर नहीं रहेगा। अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम रहेंगे रिजर्वेशन के वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर लागू किए जाएंगे। बात करते हैं अगर एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आप जब फॉर्म भरेंगे आपको अपनी पसंद के 2 शहर चूज करने पड़ेंगे फॉर्म भरते समय एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, और उन दोनों में से ही आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन का सेंटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक रीजन ए डिफरेंट सिटी कैन बी अलॉटेड, यानी जो आप एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस भरेंगे केवल 2 ही प्रेफरेंस आप भर पाएंगे। कोशिश पूरी की जाएगी कि आपको उनमें से दोनों में से ही कोई एक सेंटर पर एग्जाम के लिए बुलाया जाए, लेकिन फर्दर कोई भी रीज़न हो सकता है, लॉजिस्टिक रीज़न हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है। तो उन दोनों के अलावा भी आपको कोई तीसरा एग्जामिनेशन सेंटर जो कि एनटीए द्वारा बनाया जाएगा उसमें एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है, और वो भारत के किसी भी राज्य में वो हो सकता है। एग्जामिनेशन की टाइमिंग की अगर बात करें, अलग अलग दिनों में अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा। एक दिन में केवल 2 ही शिफ्ट यहाँ पर लगेंगी। पहली शिफ्ट का एग्जाम 9 से 12 रहेगा, 180 मिनट का पेपर रहेगा टोटल। और दूसरी शिफ्ट में जो दूसरी शिफ्ट अगर रहेगी तो 3 बजे से 6 बजे तक आपका पेपर ये चलेगा, उसमें भी 180 मिनट यहाँ पर रहेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो रहेंगे उनको 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जिनके अंदर आपको इस साल इस एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा एडमिशन मिल पाएगा। यहाँ पर उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हैं, कौन सा कोर्स वहाँ पर आपको मिलेगा वो भी लिखा है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया 4 स्टेजेस बनाई गई हैं, जिसमें प्रिपरेटरी है, फाउंडेशनल है, मिडल है और सेकेंडरी स्टेज है।
तो एंट्रेंस टेस्ट एक ही रहेगा, लेकिन आप कौन से लेवल का टीचर बनना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उस लेवल का टीचर कोर्स उस यूनिवर्सिटी में है या नहीं, वो यहाँ पर आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईईज और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि स्टेट है हरियाणा, रीजनल है एनआरसी, और कॉलेज का नाम लिखा है, कौन से कोर्स यहाँ पर एनसीटीई ने अप्रूव कर रखे हैं। बीए बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड है, और कौन सी स्टेज वाला यहाँ पर ट्रेनिंग आपको मिलेगी, सेकेंडरी स्टेज की ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें एक यूनिट में 50 सीट यहाँ पर मिलेंगी। तो बीए बीएड में टोटल 50 कैंडिडेट का एडमिशन होगा यहाँ पर, और उनको ट्रेनिंग मिलेगी सेकेंडरी टीचर बनने की। सेकेंडरी यानी 9वीं से 12वीं के टीचर बनने की यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी। इसी के बाद यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो कोर्स रखा है बीएससी बीएड, ये भी 4 साल का कोर्स रहेगा। इसमें आपकी बीएससी और बीएड दोनों हो जाएगी, और आपको 9वीं से 12वीं का टीचर बनाया जाएगा। इसमें 50 सीटें यहाँ पर रखी है सेकेंडरी लेवल की। तो इसी तरीके से हर कॉलेज के आगे कौन सा कोर्स है, कौन सी स्टेज की ट्रेनिंग मिलेगी और कितनी सीटें हैं यहाँ पर, वो आपको नज़र आ जाएगा। हर स्टेट में यहाँ पर लिखी गई हैं। दिल्ली की अगर बात करें, इग्नू में भी दोस्तों यहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें आपको बीए बीएड मिलेगा, बीएससी बीएड मिलेगा और बीकॉम बीएड मिलेगा। और स्टेजेस की अगर बात करें, तीनों में ही सेकेंडरी स्टेज की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। और यहाँ पर 2-2 यूनिट रखी हैं, यानी बीए बीएड में 100 बच्चे होंगे, बीएससी बीएड में भी 100 बच्चे होंगे, और बीकॉम बीएड में भी यहाँ पर 100 बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। दिल्ली के और सेंटर की बात करें तो ये बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें बीए बीएड प्रिपरेटरी स्टेज की। मान लीजिए आप प्रिपरेटरी लेवल पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो कि रहेगी दूसरी क्लास तक की ट्रेनिंग, तो सॉरी यहाँ पर नर्सरी क्लास तक की ट्रेनिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो, या फिर अगर आप ये वाला स्टेज लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा बीए बीएड यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर भी ऑफर की जा रही है बी आर अम्बेडकर में। इसी तरीके से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी जितने भी राज्य हैं भारत के, दिल्ली में दोस्तों माता सुंदरी कॉलेज में भी यहाँ पर आपको बीए बीएड मिडिल लेवल पर मिलेगी, और बीए बीएड सेकेंडरी लेवल पर भी मिल जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज दिल्ली में बीए बीएड सेकेंडरी लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगी। और भारत के बाकी राज्यों के कैंडिडेट्स अपने अपने राज्य के यहाँ पर कॉलेजेस का नाम दे सकते हैं, और देख सकते हैं कि उनके अंदर कौन सा कोर्स ऑफर किया जा रहा है जिसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम आपका भारत के कौन कौन से शहरों में, कौन कौन से राज्यों में मिलेगा। फॉर्म भरते समय आपको केवल 2 सिटी चूज़ करनी है एग्जामिनेशन के लिए। कोशिश की जाएगी एनटीए द्वारा कि आपको, आपने जो सिटी चूज़ की हैं उन दोनों में से ही किसी एक में आपका एग्जामिनेशन सेंटर डाला जाए। लेकिन कोई भी रीज़न हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, कि आपका जो आपने चॉइस भरी है उन दोनों के अलावा भी आपको कोई तीसरा एग्जामिनेशन सेंटर दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्म भरते समय आपको ये कोड ध्यान रखने हैं, सिटी का कोड, और इन्हीं कोड को सिलेक्ट करके अपने पसंद का एग्जामिनेशन सेंटर को प्रेफरेंस में लाना पड़ेगा। दिल्ली में दोस्तों एक ही है। तो दिल्ली के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली या फिर नियर बाय सेंटर चाहते हैं, तो दिल्ली, एक तो आप चॉइस 1 में दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, दूसरा आप यहाँ पर हरियाणा फरीदाबाद या फिर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, इस तरीके के सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा दूर एग्जाम सेंटर पर ना जाना पड़े। तो बाकी राज्यों के कैंडिडेट्स भी अपने हिसाब से अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर पाएंगे इस लिस्ट को देखकर। ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस मैंने आपको बताई है, आपको किस तरीके से पे करनी है और कौन से बैंक के कितने चार्जेस यहाँ पर लगने वाले हैं, उसकी पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पर बता दी है कि आईसीआईसीआई बैंक के कितने चार्ज हैं, केनरा के कितने हैं, स्टेट बैंक के कितने हैं, पेटीएम से अगर पेमेंट करते हैं तो क्या यहाँ पर जीएसटी या टैक्स यहाँ पर लगने वाला है। सारी बातें यहाँ पर बता दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल बातें हैं इस टेस्ट के बारे में, और बिल्कुल ही पहली बार भारत में ये टेस्ट लिया जा रहा है, तो बहुत सारे डाउट्स सभी कैंडिडेट्स के रहने वाले हैं, अलग अलग डाउट्स यहाँ पर निकल के आने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर हेल्प सेंटर बना दिए हैं भारत के सभी राज्यों में। और जो भी कैंडिडेट्स इस बार इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से अपने शहर के बनाए गए हेल्प सेंटर में जाकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर एनटीए के ऑफिशियल्स ही आपको मिल जाएंगे, जो आपको बिल्कुल सही सही ऑथेंटिक गाइडेंस देंगे इस टेस्ट के बारे में। जो भी जानकारी आपको इस टेस्ट के बारे में पूछनी होगी, वहाँ पर जाकर आप इस टेस्ट के बारे में सारी जानकारी ले पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, दिल्ली के जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली में कोई भी सेंटर नहीं बनाया गया है, लेकिन दिल्ली के नियर बाय यहाँ पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आपको सेंटर मिल जाएगा।
HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज का नाम है, जो कि आपको दिल्ली मेरठ रोड में यहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिए गए हैं हेल्प डेस्क के, कस्टमर केयर के। ये जितने भी यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर कस्टमर केयर और हेल्प डेस्क यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये केवल पेमेंट के लिए है। अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है या पेमेंट नहीं हो पा रही है फॉर्म की, तो यहाँ पर आप इन ईमेल एड्रेस पर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। अलग-अलग बैंक के अलग-अलग सपोर्टिंग नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम और इसके अलावा बाकी। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या-क्या चीज़ें आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर ncetsamarth.ac.in इन पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि एंट्रेंस टेस्ट के हर सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस है, वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। आपको इस सिलेबस के टैब पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनका डिटेल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप सब्जेक्ट के नाम के आगे पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, तो आपको वो पूरी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी और उसका पूरा सिलेबस जो एंट्रेंस टेस्ट में आपसे पूछा जाने वाला है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट आप एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्ट करेंगे, उसका डिटेल सिलेबस क्या आएगा, पेपर में क्या-क्या पूछा जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करने का जो लिंक है, वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी आप ये सारे सब्जेक्ट जो भी आप यहाँ पर सिलेबस जानना चाहते हैं, डाउनलोड कर पाएँगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर अपने आप को करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो साइन इन करना पड़ेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स पहली बार अप्लाई करने वाले हैं, उनको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर रजिस्टर के इस टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे और सबसे ऊपर दिया गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दोस्तों, मैंने आपको जो ये पूरी पीडीएफ यहाँ पर डिस्कस करी है आपके साथ, यही पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपसे यहाँ पर डाउनलोड हो पाएगी। इसमें आपको सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी, जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी और एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी पड़ेगी, रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसमें या तो वो कलर हो सकती है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, विद 80% फेस विदाउट मास्क, यानी आपको मास्क का यूज़ नहीं करना है। इस तरह की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है और जो फ़ोटो रहेगी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रहेगी और फोटो का जो साइज़ रहेगा 10 से 200 केबी के बीच में यहाँ पर रहेगा। इसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे, 4 से 30 केबी का उनका साइज़ रहेगा और द साइज़ ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या कोई और कैटेगरी, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट का जो साइज़ रहेगा वो पीडीएफ फॉर्म में आपको रखना है और 50 से 300 केबी के बीच में ही वो साइज़ आपको रखना पड़ेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज़ 50 से 300 केबी के बीच में आपको रखना पड़ेगा और पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बोली गई हैं, अगर आपके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो अपलोड किया जा रहा है वो सही नहीं है या फिर ब्लर है या फिर कोई और उसमें दिक्कत नज़र आ रही है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं, साफ़ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह के रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर एक और बात बोली गई है, प्लीज़ चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड, नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म की फीस 1200 रुपये रखी है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये रखी है, एससी, एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये फीस रखी है। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी चीज़ें आप फॉर्म में भरने वाले हैं, आपको जांच लेना है कि वो सारी चीज़ें आपने सही भरी है। अपना ईमेल एड्रेस डालना है, अपना ही मोबाइल नंबर यूज़ करना है, क्योंकि सारे जो भी आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन होने वाला है वो इन्हीं ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से किया जाएगा।
आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बनाने के लिए भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं कि जब वो पासवर्ड बनाएंगे आप, लॉगिन आईडी पासवर्ड, पासवर्ड किस तरीके का बनाना है, 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग बनाना है, कम से कम 8 कैरेक्टर हो, मैक्सिमम 13 हो, उनके बीच में आपको उस पासवर्ड की यहाँ पर लंबाई रखनी पड़ेगी, यानी कैरेक्टर रखने पड़ेंगे। एक अपर केस यानी एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए उसमें, एक स्मॉल लेटर लोअर केस रहना चाहिए, एक कोई भी एक नंबर उसमें होना चाहिए, और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जिसमें @ है, हैश है, डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन है, इस तरीके का कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर उस पासवर्ड में आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका वो जो पासवर्ड रहेगा वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा और रजिस्ट्रेशन आपका वहाँ पर नहीं हो पाएगा। रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन भी वहीं पर आपको मिल जाएगा अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि फॉर्म को भरने का पहला स्टेप है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें आपका नाम पूछा जाएगा जो 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। फादर नेम, मदर नेम भी आपके 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। गार्जियन नेम आप भर सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर इसके अंदर भी अपने फादर का या मदर का नाम आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करनी पड़ेगी, जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। नेशनैलिटी आपको चूज करनी पड़ेगी, इंडियन है या फिर अलग है कोई। आइडेंटिटी टाइप, कौन सा आइडेंटिटी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, इनमें से आपको ऑप्शन मिलेंगे पैन कार्ड, स्कूल के आई कार्ड का, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 12वीं क्लास के जस्ट बाद ये फॉर्म भरने वाले हैं और उनका वो 18 साल के नहीं हुए हैं, तो उनका जो है ना तो वोटर कार्ड उनके पास होगा ना पैन कार्ड उनके पास होगा। उनके पास अगर उनका स्कूल का आई कार्ड होगा तो वो स्कूल का आई कार्ड भी यहाँ पर वो लगा सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आपके आई कार्ड का कोई सीरियल नंबर होगा तो वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ताकि उस कार्ड की पहचान वेरिफिकेशन के टाइम पर की जा सके। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस बताना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा विदाउट कंट्री कोड और जीरो। तो मोबाइल नंबर डालने से पहले कोई कंट्री कोड नहीं लगाना है, ना ही कोई जीरो का यूज़ करना है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, वही एज इट इज़ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, कंफर्म करना है उसे। इसके अलावा एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगा। इसके बाद चूज पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है। एक आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर। यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक पासवर्ड बनाना है। कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का वो पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद उसको दोबारा से यहाँ पर रिफिल करना है, यानी कंफर्म करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करना है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आपको चूज करना है, जैसे व्हाट इज योर फेवरेट बुक। ये क्वेश्चन चूज करने के बाद आपको उसका आंसर यहाँ पर लिख देना है। आंसर वही होना चाहिए जो केवल आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपसे पासवर्ड रिसेट के टाइम पर पूछी जा सकती हैं, ताकि आप अपना पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो उसको आसानी से रिकवर कर पाएँ। तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर केवल आपको ही पता होना चाहिए, ताकि आप इसको याद रखें और अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो। इसके बाद यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना पड़ेगा और सबमिट पर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके ईमेल एड्रेस जो आपने डाला है और जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए दोबारा से इसी पेज पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। दूसरा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसको करने के लिए आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। आपका एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पर आ चुका होगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी आ चुका होगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहाँ पर डालना है, इसके बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों पासवर्ड भूल गए हैं या फिर एप्लीकेशन नंबर भी भूल गए हैं तो ये 2 ऑप्शन आपको मिले हैं, इन पर क्लिक करके ये दोनों चीज़ें आप आसानी से रिकवर कर पाएंगे। आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी और वो भरने के बाद आप पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर भी रिकवर कर पाएंगे अगर भूल गए हैं तो। दोस्तों फॉर्म किस तरीके से भरना है वो भी आपको दिखा देता हूँ आगे का। ये दोस्तों सैंपल फॉर्म है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। यहाँ पर पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का था जो हम पूरा कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन होगा लॉगिन करने के बाद, जिसमें सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा
और ये सारी चीज़ें दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर दी थी पहले से ही आपकी ऑटो फिल नज़र आएंगी, यानी वो चीज़ें लॉक हो चुकी हैं क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आपसे कैटेगरी आपकी पूछी जाएगी, आप कौन सी कैटेगरी से ब्लॉक करते हैं तो वो आपको भरनी पड़ेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं वो आपको बताना पड़ेगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपने येस चूज़ किया है तो कौन सी डिसेबिलिटी है वो बताना पड़ेगा। अगर नो चूज़ करेंगे तो ये ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा। कोई और डिसेबिलिटी है तो वो बतानी पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चन डिसेबिलिटी से रिलेटेड होंगे। इसके बाद फादर नेम, फादर की क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी, क्या काम करते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। मदर नेम, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका जो ऑक्यूपेशन है यानी क्या काम करते हैं वो बताना पड़ेगा। गार्जियंस नेम ऑप्शनल है, बता सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आर यू ट्विन, तो ये भी डाटा यहाँ पर पूछा गया है, यस और नो में बताना है। नेम ऑफ द अदर ब्रदर सिस्टर एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, दोस्तों ये चीज़ें आपको तभी बतानी है जब आप ट्विन के ऑप्शन में यस करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर फ्रीज हो जाएंगे यानी डिसेबल हो जाएंगे। डोमिसाइल स्टेट पूछा जा रहा है, यानी आपका जो होम टाउन है, होम स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सिलेक्ट करना है। आर यू डायबिटिक, ये दोस्तों जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं ये डाटा कलेक्शन के लिए पूछी जा रही हैं, इनका इस फॉर्म से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म में ये भरनी पड़ेंगी। डायबिटिक पूछने का यहाँ पर कोई रीज़न नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है तो अगर येस और नो है तो आपको बताना पड़ेगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपको बताना पड़ेगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं वो बताना है। अदर मोड ऑफ प्रिपरेशन आप बता सकते हैं। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी आपने 12वीं क्लास कौन से मीडियम से पास करी है वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, परमानेंट एड्रेस भी डालना है। अगर सेम है तो चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो ऑटो पेस्ट हो जाएगा। अदर कोटा कैटेगरी, तो कोई आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो वो आपको येस और नो में बतानी है। यहाँ पर बताना है डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, येस और नो में आपको बताना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं बताना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन या डिफेंस पर्सनल है बताना पड़ेगा। एनसीसी कोटा है बताना पड़ेगा। क्लेम ऑफ स्पोर्ट्स कोटा है या नहीं ये बताना पड़ेगा। लेवल ऑफ स्पोर्ट अचीवमेंट अगर कोई है तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यहाँ पर आपको बताना है कि आपके जो फादर या मदर हैं वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी पद पर हैं, तो वो आपको बताना है कि आर यू ए वार्ड, यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति के वार्ड हैं यानी बच्चे हैं जो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, येस और नो में आपको बताना पड़ेगा। इज योर फादर एन एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बताना पड़ेगा, अगर हैं तो येस, नहीं है तो नो। अगर येस है तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना पड़ेगा, फिर आपके फादर की एम्प्लॉय आईडी आपको डालनी पड़ेगी, और कौन से कॉलेज में कौन से डिपार्टमेंट में है वो बताना पड़ेगा, क्या पद है उनका वो बताना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको बताना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पर है, परमानेंट है या क्या है। यही सारी चीज़ें अगर आपकी मदर काम करती हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो वही सारी डिटेल आपको अपनी मदर की यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। अब 10वीं क्लास की यहाँ पर डिटेल मांगी जा रही है। रिजल्ट स्टेटस पूछा जा रहा है कि 10वीं क्लास पास कर ली है या नहीं। पासिंग ईयर कौन सा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10वीं इक्विवेलेंट, ये पहले से ही आपका नज़र प्रीफिल्ड होगा। कौन से प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या था, रूरल था, अर्बन था, ये बताना पड़ेगा। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, सेमी गवर्नमेंट था, सेमी प्राइवेट था। इसके बाद अदर टाइप ऑफ स्कूल अगर कोई है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। कौन सी स्टेट से आपने पास करी है 10वीं क्लास वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। कौन से एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट क्या था, बोर्ड का नाम क्या था, कौन से बोर्ड से, अगर कोई और बोर्ड है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्कूल का नाम और एड्रेस, पिन कोड, आपका 10वीं क्लास का रोल नंबर, रिजल्ट मोड, ग्रेड था या परसेंटेज थी, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना था, जैसे सीजीपी होता है सीजीपी आपकी कितनी आई थी, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। मार्क्स ऑब्टेन थे कितने थे, परसेंटेज थे, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। यही सारी चीज़ें जो आपने 10वीं क्लास की यहाँ पर फिल करी हैं यही सारी चीज़ें आपको कक्षा 12वीं के लिए फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद अब बात करते हैं जो आप एग्जाम देने वाले हैं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसे एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 सेंटर यानी 2 सिटी आपको चूज करनी है, प्रेफरेंस 1 और 2 में। और कौन कौन सी सिटीज़ हैं लिस्ट में वो आपको लिस्ट में दिखा चुका हूँ, वहाँ से कोई भी 2 सिटी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन। यहाँ पर आपको दोस्तों उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर केवल आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, यानी किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे और ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा, पूरी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की आ जाएगी जो मैंने आपको दिखाई थी कि इस एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ भारत की पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। मान लीजिए आपने दिल्ली के माता सुंदरी कॉलेज का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो उसका नाम आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, तो माता सुंदरी कॉलेज में 2 ही अगर प्रोग्राम यहाँ पर होंगे, प्रिपरेटरी स्टेज या फिर सेकेंडरी स्टेज, तो वही दोनों के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन
लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉलेज का नाम यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका नाम आपने सिलेक्ट कर लिया, एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपको वही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरिट के हिसाब से आपको कोई दूसरा कॉलेज भी अलॉट किया जा सकता है, या फिर आप अपनी मर्जी से भी दूसरा कॉलेज में जाकर एडमिशन ले पाएंगे। ये सारे ऑप्शन आपको बाद में बताए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो कि मैंने आपको बताए थे। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर यहाँ पर रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट 1 का मीडियम आप क्या रखने वाले हैं, फिर सब्जेक्ट 2 चूज करना पड़ेगा, उसका मीडियम भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी चूज करी है तो लैंग्वेज 2 आपको कोई भी दूसरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो आप सेम लैंग्वेज 1 और 2 में सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 5 यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट नंबर 6 उसका मीडियम, सब्जेक्ट नंबर 7 और उसका मीडियम। इसके बाद सारे सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको अपनी फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में रखना है। सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई भी है तो वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन अगर आपने सिलेक्ट किया था तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। नो सिलेक्ट किया था तो आपको अपलोड नहीं करना है। कश्मीरी माइग्रेंट अगर हैं और यस सिलेक्ट किया था तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। डिफेंस पर्सनल हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म में अपलोड करनी पड़ेगी। पूरा फॉर्म अच्छे से फिल करने के बाद तीसरा जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो रहेगा पेमेंट का। एक बार अच्छे से पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको पूरा फॉर्म प्रीव्यू करके देख लेना है कि आपने जो भी डिटेल फॉर्म में फिल करी हैं बिल्कुल ही सही हैं और उसमें किसी भी तरह की करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद ये दूसरा स्टेप पूरा हो जाएगा और तीसरा स्टेप रहेगा एग्जामिनेशन फीस पेमेंट का, जो कि आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1200 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो 1000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर थर्ड जेंडर हैं तो 650 रुपये की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, द कंफर्मेशन पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड only after successful payment by the candidate. In case the confirmation page is not generated after payment of fee, then the candidate may have to approach the concerned bank payment gateway in the helpline given number. यानी यहाँ बोला गया है कि पेमेंट करने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर पेमेंट के बाद भी पेज जनरेट नहीं होता है तो आपको कंसर्न बैंक यानी जिस बैंक से आपने पेमेंट करी है या जिस गेटवे से पेमेंट करी है उसकी हेल्पलाइन जो कि मैंने आपको दिखाई थी उन सभी हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ताकि आपका जो पेमेंट है वो स्टेटस सक्सेस हो सके। क्योंकि अगर आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं होता है तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिटेड नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक बार कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाने के बाद वो उसको डाउनलोड करके या फिर प्रिंट निकाल कर रख लेना है ताकि एंट्रेंस होने के बाद काउंसलिंग के टाइम पर एडमिशन के टाइम पर वो सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर दिखा सकें। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत सारी जानकारी थी इस वीडियो में बताने के लिए, जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पर बताने के लिए। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि अब भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज रहेंगी इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ में इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए और कैंडिडेट्स की मदद करने के लिए हेल्प सेंटर बना दिए गए हैं। तो हर राज्य में यहाँ पर हेल्प सेंटर हैं, तो अपने नियर बाय शहर में जाकर आप उस हेल्प सेंटर पर जाकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली में कोई हेल्प सेंटर नहीं बनाया गया है। दिल्ली वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये आपको नियरेस्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर जाकर आप इस सेंटर पर विजिट करके अपने जो भी समस्याएं हैं, क्वेरीज हैं, वो पूछताछ कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी समझ आ गई होगी। बहुत सारे डाउट्स आपके इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए
जो भी कैंडिडेट्स इस साल नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है आगे टीचर बनने के लिए। दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।